नमस्कार। मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से बहुजन संवाद के हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस कार्यक्रम का विषय है संसद में इंडिया ही इंडिया, अर्थात इंडिया गठबंधन की बात हो रही है। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र सिंह सोढी जी, जो सचिव है सीटू के छत्तीसगढ़ से। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं ज्ञानेश वाकुड़कर, अध्यक्ष हैं लोक जागरण अभियान के। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं अरुण कुमार त्रिपाठी जी। अरुण कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं विश्वास उट्टंकी जी, वे भी आर्थिक विश्लेषक मुंबई से हैं। नमस्कार। साथ ही निशिकांत महापात्रा जी हैं, जो अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी उड़ीसा से। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर मोहम्मद खालिद, जो राजनीतिक विज्ञान पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। साथ ही और भी कुछ मेहमान बीच में जुड़ेंगे। मैं जुड़े हुए सभी मेहमानों का बीच में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आज का विषय हमने रखा है इंडिया ही इंडिया, अर्थात बजट के बाद लोकसभा और राज्यसभा का माहौल बहुत गरमाया हुआ है। पलड़ा इस बार इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा भारी हो गया है। और उसका एक ही कारण है कि ये 2019 वाली संसद नहीं है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को क्लियर कट 303 सांसदों का बहुमत प्राप्त था। और साथ में 50 सांसद उनके गठबंधन से भी जुड़े हुए थे। मतलब 353 के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। और इसी वजह से उनके तेवर कुछ और ही थे। परंतु यह 2024 की सरकार है। और 2024 की संसद में भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल से 240 ही सांसद जीत के आए हैं। और ये 240 सांसद अभी अपनी बहुमति, मतलब कि बहुमति को भी पार नहीं कर पाए हैं। 272 चाहिए थे, परंतु 240 पे अटक कर रह गए हैं। और साथ ही उन्हें नीतीश बाबू और चंद्रप्रकाश नायडू का सहारे के साथ टिकी हुई ये सरकार है। इसीलिए इस बार इनके तेवर पहले जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी ओर जो विपक्ष है, विपक्ष के तेवर बहुत ज्यादा इस बार आक्रामक है। और वे दूसरी एक और खास बात मैं कहना चाहती हूँ कि विपक्ष में इस बार बहुत सब युवा सांसद चुनाव जीत के आए हैं, जो 25 से 35 से 40 45 50 साल के अंदर के हैं। बहुत ही दमखम रखते हैं। उन्होंने मेहनत करके और वो सब अपने विस्तार से जीत के आए क्षेत्र से। साथ ही साथ ये सभी युवा सांसद बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मेहनतू हैं, मुद्दों को समझते हैं और मुद्दों को किस तरीके से संसद के पटल पे रखना वे अच्छी तरह जानते हैं। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम सबने देखा कि लोकसभा के प्रश्नोत्तरी काल में जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी ने अपनी बात को रखी। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभु राम का नाम लेकर जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता को हथियाना चाहती थी, यहाँ पर प्रभु के नाम ने ही उनको डुबो दिया। कि उन्होंने कहा था कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, इस तरह की बात कही थी, वाहियात बात कही थी। जबकि प्रभु राम के आने से ही न्याय हुआ है। और भारत देश की जनता समझ चुकी है कि किस तरीके से न्याय कहाँ देना था, दिया गया है। तानाशाही सरकार को उनको आईना दिखाने का काम किया है। तो आज इस हम प्रोग्राम में इंडिया ही इंडिया, अर्थात इंडिया का बोलबाला, इंडिया की मजबूती, इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे साथ जो साथी जुड़े हैं उनमें मैं सबसे पहले जितेंद्र सिंह सोढी जी को बुलाना चाहूंगी। आप सचिव हैं सीटू के छत्तीसगढ़ से। आपका बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी। आप अपनी टिप्पणी रखिए इस विषय के ऊपर। धन्यवाद भार्गव जी। ये अभी जो 4 जून के बाद जो 2024 का ये मैंडेट आया और उसके बाद जो संसद बनी,
ये जो नई संसद है, इसमें जो हमको दृश्य नज़र आ रहा है, सच्चाई ये है कि संसद में जितना रिफ्लेक्शन है, जन समर्थन उससे भी ज़्यादा है। क्योंकि बहुत से तिकड़म किए गए, जिसमें बहुत से लोग और संसद में आ सकते थे इंडिया के, लेकिन उन सबको तिकड़म करके जिस तरीके से रोका गया, लेकिन जनता के बीच में उनका समर्थन आज भी है। तो देखा जाए तो इंडिया, एक बात तो ये नोट करने की है कि संसद में इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है, उससे अधिक जनता में उसका जन समर्थन है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से राष्ट्रपति के भाषण के बाद शुरुआत की, यदि इसको ये कहा जाए कि बीजेपी के पिच पर ही जाकर उन्होंने बैटिंग शुरू की और बड़ी सक्सेस बैटिंग की, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उनका जो बीजेपी का जो एजेंडा है, उसी एजेंडा को ही उन्होंने लेकर और उसको अपने हिसाब से, जो हमारी परंपरा है, सनातन परंपरा का सही रूप जो प्रकट किया, उसका देश में काफी स्वागत हुआ और इमेज भी बढ़ी और इंडिया का जो है वो जनता के बीच में सम्मान भी बढ़ा। दूसरी बात, राहुल गांधी जितने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, उससे जनता के अंदर में भी, जनता के विभिन्न तबकों में भी एक कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है कि अब जो विपक्ष है वो हमारी बात को बड़ी मुखरता से संसद में रख सकता है। इसके पहले तो संसद ऐसी थी कि वहां मोदी जी की जय होती थी, लेकिन इसका अब जो संसद है उसमें मुद्दों पर बात हो रही है। और बीजेपी के साथ परेशानी ये है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिस पर कि वो सही सही तरीके से, रीजनेबल तरीके से संसद में बहस कर सके। हल्ला वो कर नहीं सकते क्योंकि हल्ला करने के लिए विपक्ष की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तीसरी बात यह है कि इंडिया गठबंधन के पास अब जो कंपोजिशन है संसद का, उसमें लीडरशिप भी बड़ी सुंदर उभर कर आई है। बहुत अच्छे अच्छे नए नए नेता आए हैं जो अपनी बात को बड़े अच्छे ढंग से कह रहे हैं। अभी रत्ना जी ने जो है इनका अभिषेक बनर्जी का नाम लिया था, उसमें तृणमूल के कल्याण बनर्जी हैं, और सबसे जो प्यारे तरीके से बोलते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जिस तरीके से बात को रखते हैं बड़े प्रेम से और जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, वो काफी अपीलिंग है और इसकी काट बीजेपी के पास अभी नजर नहीं आ रही है। यदि ये कहें कि 18वीं लोकसभा में बीजेपी के पास वक्ताओं का एक बेहद अभाव है, तो वो भी कोई गलत नहीं होगा, जो आज की परिस्थिति है। दूसरी बात, बीजेपी ने इस बीच में अपनी राजनीति की वजह से जनता के बहुत से ज्वलंत मुद्दे जो थे उनको अनदेखा करके अपनी असंवेदनशीलता का परिचय दिया, और जिसको कि विपक्ष ने उठाया, जैसे मणिपुर का इशू है। मणिपुर का इतना संवेदनशील इशू है जिस पर प्रधानमंत्री एकदम मौन है और पूरी तरह से, एक तरह से तानाशाही की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अग्निवीर का मामला है जिसको राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं और इसका कोई जवाब सही ढंग से बीजेपी की गवर्नमेंट के पास नहीं है। रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसके ऊपर किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। आपका नीट की परीक्षा में इतना बड़ा बहस में राहुल गांधी जी ने और दूसरे वक्ताओं ने जिस तरीके से बोला कि ये एक वास्तव में सिस्टम का फेलियर है और सिस्टम का कमर्शियलाइजेशन है, ये एग्जाम का कमर्शियलाइजेशन हो गया है, इसका एक थॉरो चर्चा होना चाहिए, इसके ऊपर भी कोई बात नहीं है। तो ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसमें महिलाओं की स्थिति भी है, इसके ऊपर बीजेपी कोई चर्चा नहीं करना चाहती और इसका भी एक बड़ा नेगेटिव असर जो है जनता के बीच में जा रहा है। दूसरी बात, जो इन्होंने बजट पेश किया है, बजट पेश में अब इनकी राजनीतिक मजबूरी है कि इनको तेलुगु देशम और नीतीश बाबू की बातों को मानना पड़ा, और उसका एक नकारात्मक असर ये हुआ कि बाकी स्टेट के लोगों में बड़ा गलत मैसेज गया
और इसका परिणाम राजनीतिक रूप से काफी नुकसान होने वाला है भविष्य में। लोगों के अंदर ये आ गया कि हमारे राज्य की तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही, जिक्र ही नहीं है हमारे राज्य का। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। कभी भी कोई सरकार ने इस तरीके से बजट को पेश नहीं किया। और दूसरी बात, जिनको इन्होंने पैकेज दिया है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू के तेलंगाना को दिया हो या बिहार को दिया हो, वो भी लोन के रूप में है, लोन लेना पड़ेगा और उसमें से कितना खर्च होगा, ये खर्च कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछले जो लोकसभा में जो भी इन्होंने धनराशि सैंक्शन की थी उसका अधिकांश हिस्सा तो खर्च ही नहीं हो पाया। तो ये जो बस जल्दी खत्म कर रहा हूं मैं। और जो जनता के जो मुद्दे हैं, जैसे हमारे पास, हाँ, जैसे बेरोजगारी है और महंगाई है, इसको किस तरीके से दूर करेंगे, इसका कोई भी प्रोग्राम या रोड मैप इस बजट में नहीं दिख रहा है। ये भी एक बड़ा नकारात्मक पहलू है। धन्यवाद रत्ना जी, आपने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। अब हमारे साथ शशांक यादव भी जुड़ चुके हैं और जिस तरीके से जितेंद्र सिंह सोढ़ी जी ने बताया कि जो बजट है, बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा फायदा कराने की बात की गई है, पर मैं तो गुजरात की हूँ और बता दूं कि गुजरात को तो अंगूठा दिखा दिया है हमारे खुद के प्रधानमंत्री मोदी, जो गुजराती है और प्रधानमंत्री बन के बैठे, पर गुजरात में कुछ नहीं दिया। ठन गोपाल खाली झुंझुना पकड़ा दिया। तो बजट तो बहुत ही बेहुदा बजट है, ये गरीबों के विरोध का बजट है। तो यहाँ पर हमारे बीच में शशांक यादव जी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि जो पूर्व एमएलसी है समाजवादी पार्टी के लखीमपुर खीरी से, आप आए और आज का जो विषय है उस पर अपनी चर्चा करें। जी शशांक यादव जी। ये जो एनालिस्ट सभी को प्रणाम करते हुए, और एक मुद्दा जो रखा आपने कि संसद में इंडिया और इंडिया करके ही, तो और उसी में बजट की बात, तो स्वाभाविक बात सी आ रही है कि जब संसद चल रहा है तो पहले तो जो आपने बात की, पहले उसको मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं कि सब कुछ गुजरातियों को ही मिल गया है। और आप कहोगे गुजरात को स्टेट में नहीं है, लेकिन सब कुछ गुजरातियों को मिल गया है। और बड़ा क्लियर कट ये है कि 1,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया और चाइना का, और जितनी भी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं वो सारी चाइना से आ रही हैं। 80% उनका इंपोर्ट चाइना से होना है। रेयर अर्थ मटेरियल को ले लीजिए, आप चार्जर्स की बात हो रही है, लैपटॉप की बात हो रही है, केमिकल्स की बात हो रही है, ये सीधे सीधे, और चाइना से जितना व्यापार हो रहा है, अगर 80% का जो मैंने आपको आइडिया दिया कि वो लाभार्थी चाइना हो रहा है, तो और चाइना से व्यापार करने वाले भी 80% गुजराती ही है। 20% में पूरा देश है और 80% जो है वो गुजराती ही कर रहे हैं। तो इस बार तो ईमानदारी की बात यह है कि बजट तो केवल चाइना के प्रमोशन के लिए और गुजरातियों की पीठ थपथपाने के लिए ही हुआ है। ये बात दीगर है कि गुजरात की जनता को कुछ नहीं मिलेगा, रत्ना जी बोरा जी को कुछ नहीं मिलेगा, पब्लिक को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो मोदी जी के जो फंड रेजर है वो अपना फंड और बढ़ा ले जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आपकी बात से और सोढ़ी साहब की बात से पूरा सहमत होते हुए, लेकिन मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, ये सही है नीट का मुद्दा उठा, ये सही है कि बीजेपी को उसकी टर्फ पे रोका गया, सारी बातें सही हैं। जो माहौल है अभी 4 जून को तो रिजल्ट ही आया है, पब्लिक पूरे अपबीट मूड में है। अभी भी जनता जो है वो एक तरीके से बड़ा विचित्र चुनाव हुआ है ये, कि जो मोदी जी को हटाने वाले थे वो इस बात में संतुष्ट हैं कि हमने मोदी को सरकार नहीं बनने दी, और जो मोदी को चाहने वाले हैं उनका यह है कि पूरा ताकत लगा ली तब भी सरकार हमने बना ली। और ये स्थिति बड़ी बेकार होती है, जहां पे संतोष पूरी सोसाइटी में आ जाए कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी जगह पे संतुष्ट हों, तो राजनीतिक जो मंथन है वो रुक जाता है। और इसी में आप ये देखिए कि उसी का नतीजा है जो यूपी की सरकार ने और उत्तराखंड की सरकार ने जो मुद्दा उठाया कि नेम प्लेट को आप लगाएंगे, ये अपना कहीं से भी धोखे में मत रहिए कि वो दबाव में आ गए हैं, वो अपने एजेंडे से वापस जा रहे हैं। 1 सेकंड 1 मिनट पीछे वो नहीं हुए हैं, 1 कदम पीछे नहीं हुए हैं। और
जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई है, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा जो यात्री हैं उन्होंने जिस तरीके से वहां पर तमाम जगह पे हुड़दंग निकल के आया है और पुलिस की खामोशियां रही हैं, तो वो सरकार की मंशा को जाहिर कर रहा है कि सरकार अभी भी, भले सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि आप नेम प्लेट के मैटर पे आप अभी स्टे करेंगे और खान पान की चीजों को लेकर धार्मिक राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन अंदर खाने मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि पूरा इंडिया ब्लॉक का जितना भी इवेंट, चाहे वो बंगाल तक की बात कर रहा हूं, चाहे वो तृणमूल का हो, चाहे वो कांग्रेस का वर्कर हो, चाहे वो हमारी समाजवादी पार्टी का वर्कर हो, चाहे वो और भी जो लेफ्ट के भी वर्कर्स हो, वो अभी एक सेटिस्फैक्टरी नोट पर है। और बीजेपी ने, आपको ताज्जुब होगा, मैं लखीमपुर में जहां से गृह राज्य मंत्री टेनी हारे हैं और हम अपना होमवर्क जो हम लोग जो भी कर रहे थे, हम अभी भी दावते खा रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, और बीजेपी ने पूरा का पूरा, आरएसएस ने, मैं अपने जनपद की बात कर रहा हूं, आसपास के जनपद की बात कर रहा हूं, कि उन्होंने 3-3 राउंड की समीक्षा कर ली है कि कहां कहां पे हमारे वीक पॉइंट्स थे। क्योंकि आप गौर करें कि वोटों का केवल ध्रुवीकरण हुआ है, बीजेपी के वोट परसेंटेज में कोई ऐसा रिमार्केबल उत्तर प्रदेश में शिफ्टिंग नहीं आई है कि जो आप कहते हैं कि उसके वोट बहुत कम हो गए। बीजेपी को वोट अपना मिला है, लेकिन और वो उसमें कमी भी नहीं है। जो 28 से 30% उसका हार्डकोर वोटर है, वो भी वहां से हटा नहीं है। और एक क्षण भी गलती होती है इंडिया ब्लॉक की तरफ से, तो इन वोटों की स्प्लिंटर को, आप वोटों के बंटने को आप रोक नहीं पाएंगे। आज की तारीख में मान लीजिए, आप अभी फ्रांस का ही उदाहरण ले लीजिए कि फ्रांस में सेकंड राउंड में जिस तरीके से समाजवादी और लेफ्ट के लोग मिल गए और उन्होंने लिपेन को रोक दिया, लेकिन लिपेन को अब तक का मैक्सिमम राइट पर जो दक्षिणपंथी वोट है, मैक्सिमम वोट मिला है। तो दक्षिण पंथ का उभार को आप अपनी साधारण जीत से आप संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। एक बहुमत है जनता दुनिया में आज भी जो समाजवादी विचार का है, मानवतावादी विचार का बहुमत है, लेकिन वो बटा हुआ है, चाहे वो नेताओं की इगोइस्टिक अप्रोच हो, चाहे वो और भी कोई दीगर कारण हो सकते हो, लेकिन जो कट्टरपंथी वोट है वो अभी भी एकजाई हो रहा है कि वो देख रहा है कि चारों तरफ से उसे मार पड़ रही है। तो जब चारों तरफ से मार पड़ती है तो और खूंखार आदमी हो जाता है, और उस चीज को निपटने के लिए जितनी कुशलता के साथ हमारे इंडिया ब्लॉक के लीडर्स संसद में कर रहे हैं, मैं तो, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो कहीं तक इस बहुजन संवाद के माध्यम से, तो मेरा एक ही अनुरोध होगा कि वक्त अब फील्ड पे काम करने का आ गया है। और जिस चीज को मोहब्बत की दुकान, चाहे आप कहिए कांग्रेस की, चाहे समाजवादी पार्टी का भाईचारे की, एक ही नारा भाईचारे की फीलिंग को आप कहिए, उस फीलिंग को प्रैक्टिकली हमें लेके उतरना पड़ेगा। और जो मीटिंगों का दौर, क्योंकि इस बार का पूरा कैंपेन जो था, एटलीस्ट मैं यूपी की बात जान रहा हूँ, दूसरे राज्यों की नहीं जान रहा हूँ, कि यूपी का पूरा कैंपेन हम लोगों ने हाई फाई नोट से हटा के वो ग्रास रूट पर मीटिंग्स को किया था, और उसका एक परिणाम भी मिला। और पीडीए की जो अन्य हमारी जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लीडर्स थे, उनको बढ़ावा दिया गया। एक्सपेरिमेंट आपका, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी ओपन हो चुकी है। कांग्रेस की लीनिंग टुवर्ड्स बैकवर्ड पॉलिटिक्स ओपन हो चुकी है, और बीजेपी के पास मुद्दों की कमी नहीं है, बीजेपी के पास भावनाओं को भड़काने की कमी नहीं है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक जो आपकी धारा के विपरीत जो भावनात्मक और धार्मिक राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको आप साधारण भाषणों से या साधारण गोलबंदी से नहीं रोक सकते हैं। उनके लिए एक पूरा विशुद्ध सांस्कृतिक, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि एक सांस्कृतिक चेतना की जो भाईचारे को बढ़ा सके, इनकी काट एक अच्छी साहित्यिक चेतना, अच्छा साहित्य, अच्छी भाषा, अच्छा व्यवहार ही हम इनके कट्टरपन को उसको रोक सकता है। और ये चीज व्यवहार में लाने की इंडिया ब्लॉक के जो भी साथी हैं, उनको ग्रास रूट पे लाने की जरूरत है।
संसद की भाषणों से चूंकि 93 कम हुए हैं बीजेपी के, तो जाहिर सी बात है अच्छे अच्छे लीडर्स उनके निकल गए, बोलने वालों की शॉर्टेज है, हमारे अच्छे लीडर्स निकल के आए हैं। और मेरे ख्याल में अब तक की 18वीं लोकसभा में इतना बड़ा वो भी कभी विपक्ष का इतना बड़ा कॉम्बिनेशन कभी नहीं बना था जो एक लाइन पर है। और इसके लिए आपको आभारी भी होना चाहिए कि बीजेपी की वजह से पूरा का पूरा एक जो विपक्ष है वो एक धार में, और कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने सुप्रीम माना है। हम लोग जो संविधान की भाषा को लेकर, और बहुजन संवाद ने, आपने भी एक भूमिका रही है बहुजन संवाद की, कि उसने संविधान की भाषा को, दलितों के आरक्षण को, बाबा साहब के सामाजिक न्याय को, सोशल जस्टिस के कंसेप्ट को निरंतर प्रमोट किया है। वो प्रमोशन अगर रुका तो हम लोग फिर चोट खाएंगे, क्योंकि जितने भी पैनलिस्ट हैं मुझे लग रहा है कि लगभग सभी को सुन चुका हूं पहले भी, पूर्व में भी, तो वो निश्चित रूप से चाहते हैं, इंडिया ब्लॉक के हमदर्द हैं, संविधान को, बाबा साहब के मानने वाले हमदर्द लोग बैठे हुए हैं, लेफ्ट ओरिएंटेड हैं। लेकिन ऐसे हम लोग का केवल पहले भी मैंने चिंता व्यक्त की थी कि अभी भी जो यूथ है वो अभी भी दिशाहीन है। इंडिया ब्लॉक को उस केवल एम्प्लॉयमेंट के नारे पर आप यूथ को जिम्मेदार नहीं बना सकते हैं। आप एम्प्लॉयमेंट का तो नारा देंगे ही देंगे, लेकिन यूथ की सोसाइटी में क्या जिम्मेदारी है, कैसे वो जिम्मेदार नागरिक बन सकता है, कैसे वो बाबा साहब के संविधान और भाईचारे को जिंदा रख सकता है, इसकी वर्कशॉप्स अगर हमने शुरू नहीं करी तो ये फिर दूध के उबाल की तरह ठंडा पड़ जाएगा। बस मुझे इतना ही करना। बस बहुत बहुत शुक्रिया शशांक यादव जी, आपने बताया कि हमें फील्ड पे उतरना पड़ेगा और युवाओं को मतलब जागरूक करके काम पे लगाना पड़ेगा। आपकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हमारे बीच जुड़े हुए प्रोफेसर मोहम्मद खालिद जी, जो राजनीतिक विज्ञान पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से आते हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आज का जो विषय है इंडिया ही इंडिया संसद में, उसके ऊपर आप चर्चा कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत हद तक यादव जी ने जो एनालिसिस किया है उससे काफ़ी हद तक सहमत हूँ। देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन जो लड़ा अपोजिशन ने, वो बहुत ही बुरे हालात में इलेक्शन लड़ा। हम सबको पता है, पैसे का भी आभार, ईडी सीबीआई भी, एक परसेप्शन भी कि भी मोदी को कोई हरा नहीं सकता। तो वो चीज़ें जो थी उससे तो हम थोड़ा ऊपर उभरे। ये नहीं कहता कि बहुत ऊपर उभरे हैं, थोड़ा ऊपर उभरे हैं। परसेप्शन की लड़ाई में काफी कामयाबी मिली है, लेकिन उसके बाद आगे रास्ता क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, देखो हमें ये बात माननी पड़ेगी कि अल्टीमेटली ये तो नंबर गेम है। अगर आपके पास नंबर हैं तो आप अपनी बात मनवा सकते हैं। अब ये बताइए कि अपोजिशन, उसके पास एक बहुत बड़ा एजेंडा है, भाषण होंगे, डिस्कशन होगी, हम देख रहे हैं, विजुअल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज मोदी जी की वो नहीं है जो हुआ करती थी। इवन जो बीजेपी के लीडर वहां पे बोलते हैं या उनका जो यूनिटी दिखाई देती है उसमें भी बहुत कमी नजर आ रही है हमें। और अपोजिशन के लीडर बहुत अच्छी स्पीचेस दे रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या हम अपने इस स्ट्रेंथ को यूज करके आने वाले जो लेजिस्लेशन है उनको प्रभावित करेंगे या नहीं करेंगे, या वैसे ही होगा कि ध्वनि मत से पास, बिना डिस्कशन के पास, देश का सारा बजट 15 मिनट में पास? क्या यही होगा अब भी, या हम उसके ऊपर एक अंकुश लगा सकते हैं? क्या हमारे पास इतनी ताकत है या हम उसका यूनाइटेडली इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को सेंध लगाई गई है, जो एनसीईआरटी की किताबें जो हैं उनके बदलाव किए गए हैं, जो यूनिवर्सिटियां कैप्चर की गई हैं राइट विंग द्वारा, क्या उनके ऊपर भी हम अपना शोर शराबा मचा करके उनको चेक कर सकते हैं? क्या हम ये कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हर इशू के ऊपर रूलिंग पार्टी को चेक कर सके? कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसी मुद्दे पर जो बजट पेश हुआ, बजट पेश करने के बाद पहले कभी नहीं हुआ कि उसके अगेंस्ट कोई
प्रदर्शन हुआ हो, लेकिन ये हुआ कि भी आपने बैलेंस्ड बजट नहीं किया, आपने कुछ लोगों को बहुत दिया। ये सारा कुछ तो हो रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन जो कोर मुद्दे हैं, फॉर एग्जाम्पल अग्निवीर का मुद्दा है। अब देखिए हमारे पंजाब में एक अग्निवीर जो है वो ये कार जैकिंग के केस में फंस गया है। अब ये वही बात है जो अपोजिशन कह रही थी कि अग्निवीर की स्कीम में जो बाहर आएंगे अग्निवीर 4 साल बाद, वो दे कैन कम टेक टू द क्राइम्स एंड दे हैव स्टार्टेड टेकिंग टू द क्राइम्स। तो इन मुद्दों को काफी ज्यादा उजागर करना होगा, और ये लड़ाई जो है केवल संसद तक सीमित नहीं होगी, ये लड़ाई सड़क पे लड़नी पड़ेगी अल्टीमेटली। क्योंकि पिछले 10 साल में जिस तरह से हर शोबे में, हर जगह पे पेनिट्रेशन हुई है बीजेपी की सोच की, आरएसएस के वर्कर्स की, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं बल्कि अस्पतालों में भी, और पता नहीं कहाँ कहाँ, जहां जहां पर भी वो कर सकते थे, उसको कैसे रोकेंगे। संसद एक अलग जगह है, लड़ाई की असल जगह जो है वो सड़क है, और उसमें लोगों को साथ लेकर के, उस तरह जिस तरह से अब कोशिश की है, इसी तरह से लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। लोग साथ होंगे तो आप पलट सकते हैं। और एक और मैं आपको बताऊं कि बीजेपी और आरएसएस जिनके पास पैसा भी बहुत है, बीजेपी के पास खास तौर पे, वो आप ये नहीं वो आराम से बैठे होंगे, वो कोशिश कर रहे होंगे किसी तरह से किस पार्टी को कैसे तोड़ा जाए। वो कोशिश उनकी अंदर खाते हो रही होगी, उनके ऊपर डेफिनेटली डिस्कशंस चल रही होगी कि कैसे जो है हम पार्टियों को तोड़ें और अपनी मेजॉरिटी बनाएं, साल में 2 साल में। दे कैन वेट बट दे विल ट्राई। इसमें वो काफी लगे होंगे, और इसके बारे में भी अपोजिशन के जो मेजर लीडर्स हैं उनको सावधान रहना पड़ेगा। जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कई बार वर्नरेबल होती हैं, कई बार पैसे का प्रलोभन दिया जाता है, कई बार डराया धमकाया जाता है, क्योंकि रिवार्ड एंड पनिशमेंट 2 ही चीजें हैं जो बिहेवियर को रेगुलेट करती हैं। आप रिवार्ड दे दीजिए या पनिशमेंट कर दीजिए, वो चीजें जो है ये करने की कोशिश करेंगे। और मैं लास्ट में एक चीज कहूंगा, जो चाइना के बारे में बात हुई है। अब ये देखिए चाइना का हमारा जो टोटल 116 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड है, जिसमें से $100 बिलियन हर इंपोर्ट कर रहे हैं और सिर्फ $16 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है चाइना के साथ, और अब इस बजट के बाद और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये जो अर्थ मेटल की यादव साहब ने बात की है, जो लिथियम वगैरह है जी, वो सारा हम वहां से ला रहे हैं, और उसके और ड्यूटी फ्री, उस पर ड्यूटी भी नहीं है। ये चीजें जो हैं ये डेफिनेटली हमारी जो ट्रेड है उसको, डेफिसिट को और ज्यादा बढ़ाएंगी। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल हम खुश हैं, लेकिन हमें उस मोड से बाहर आकर के लड़ाई को दोबारा रिज्यूम करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद खालिद जी। शशांक जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बस मैं माफी चाहता हूँ सभी पैनलिस्ट से, मेरी अभी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैंने तिवारी से अनुरोध भी किया था। बस एक चीज मुझे कहनी है कि मैंने पूरी दुनिया के इतिहास को पढ़ा, मेरे पैनलिस्ट उसको क्लियर कर देंगे कि मैंने लोकतांत्रिक लोगों को तानाशाह होते देखा है, लेकिन तानाशाह को मैंने डेमोक्रेट होते नहीं देखा है। तो ये मुझे बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि क्या मोदी जी अपने अंदर व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे। बस मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा, मुझे छोड़ना पड़ रहा है, एक मीटिंग है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ जितेंद्र जी अभी बुलाती हूँ, हमारे साथ ज्ञानेश वाकुड़कर भी बैठे हैं, साथ में जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष लोक जागरण अभियान के। तो ज्ञानेश वाकुड़कर जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप आइए और इस विषय पे चर्चा कीजिए। जी नमस्ते। अभी तक बहुत अच्छी बात हुई, यादव साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही, खालिद साहब ने भी अच्छी की है, तोजी साहब ने बोला है। एक बात ये है कि चैलेंजेस बहुत है, ये तो जैसे टॉस जीतने जैसी बात नहीं है। अभी जो है ना, यही जो हमारी संख्या के मामले में जो बातें हो रही है, आवाज आ रही किसी, हाँ,
तो संख्या के मामले में जो है कि इक्वल इक्वल थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ जो है संसद में हमारी दिख रही है हाउस में, तो वो जैसे जैसे टॉस जीतते हैं या पहले 1-2 ओवर्स हम अच्छे खेलते हैं और हमें लगता है कि चलो स्टार्टिंग ओपनिंग तो बहुत अच्छी हो गई, मगर 1-2-3 विकेट अगर चली जाती है तो फिर मैच का पूरा रुख बदल जाता है और मायूसी भी छा जाती है ऑडियंस में। अभी पब्लिक जो है, ये एक बात सच है कि ये जो लड़ाई हमने जीती है करीब करीब, वो मैक्सिमम इसका श्रेय पब्लिक को जाता है, ना किसी पार्टी को। पार्टी को तो बहुत कम जाता है, क्योंकि कांग्रेस का फिगर भी देखे तो अपनी बदौलत 1 to 1 जहां पे फाइट है वहां पे कांग्रेस का परफॉर्मेंस इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, ये बात भी हमें सोचनी होगी। महाराष्ट्र ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उसके लिए शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी ये तीनों जो धड़े थे वो बहुत अच्छी तरह से लड़े और बहुत तबीयत से लड़े। फिर भी मैं कांग्रेसियों में ये जो देखा मैंने यहाँ पे, तो उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। हमारे नागपुर के कैंडिडेट भी और डरे डरे लग रहे थे भाई, कोई और बहुत इतनी यूनिटी नहीं दिख रही थी। एक बात ये सच है, ऐसा ही माहौल उनका। अभी कल हमारी एक मीटिंग हो गई जो महाविकास आघाड़ी को मदद करनी चाहिए विधानसभा के चुनाव में इस टाइप की, मगर जो वहां पे जो बात करने का अपना ये जो था टोटल, तो लोगों में कहीं ना कहीं शंकाएं थी, जैसे कि मामला है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फर्क से नहीं जीते हैं और अभी भी जीते ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि ये बात तो है कि तोड़ेंगे। और एक बात और है कि बहुत ज्यादा रोष था बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, शाह जी के खिलाफ, अब जैसे अभी बिरला है उनके खिलाफ, हमारे फडणवीस के खिलाफ, योगी के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ बहुत ज्यादा रोष है, आक्रोश है जनता में। इसी का नतीजा ये, और महंगाई भी है बहुत सारी इनकी, इन्होंने जो उधम मचाया उसकी वजह से ये आया नतीजा। मगर दूसरी बात हमें ये सोचनी होगी, क्योंकि ये संगठित है, इनका गिरोह है, ये कुटिल लोग है, कारस्थानी लोग है, और वो विकृति है, इनमें विकृति है। ये विध्वंस देखना चाहते, खुशियां नहीं देखना चाहते, कोई भी अर्थव्यवस्था इन्हें अच्छी तरह से चले ये नहीं चाहते, देश भी नहीं चाहते, हमारे एजुकेशन लेवल पे भी ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये शैतानी प्रवृत्ति के लोग हैं। जैसे कि मोहन भागवत ने भी जो बोला कि जो राक्षस उन्होंने बोला तो ठीक है, तो उसी तरीके से शैतानी प्रवृत्ति के मोदी भी है, इसमें कोई शक नहीं। पूरा संघ और बीजेपी शैतानी प्रवृत्ति की है, और जो शैतानों को मदद करना चाहते हैं वो लोग फिर कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से, कहीं से किसी और पार्टियों से बीजेपी में चले गए मतलब के लिए। मेन बात मैं ये देखता हूं कि अगर समझ लीजिए अभी जिस जगह पे इनकी सत्ता नहीं रही, दूसरी सरकारें आ गई, विधानसभाओं में दूसरी सरकारें आ गई, तो उनका परफॉर्मेंस क्या रहेगा? सिर्फ लोगों को हम, जैसे कि किसानों का मामला है, तो किसानों को ये मामले में अगर बोल दिया कि भाई चलो हम आपको एमएसपी की गारंटी दे देते हैं, बोल भी दिया, क्या करेंगे ये सही में, क्या किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे? तो लोगों को तो बोल दिया जाता है कि हमारे को घर दे देंगे, इतने करोड़ घर देंगे। कितने लोगों को घर दिए जाते हैं? नौकरियों की बात करते हैं, कितने लोगों को नौकरियां दे सकते हैं ये? अब इन्होंने सब उद्योग क्षेत्र बर्बाद कर दिया है, हमारी प्रॉपर्टी बेच दिए, बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं संस्थान जो वो बेच दिए हैं। तो अब नौकरियां तो खत्म हो गई करीब करीब। अब ऐसे इसमें नौकरी देने का प्लान हमारे पास में क्या है? फिर भाईचारे की या मोहब्बत की दुकान कहने से नहीं होगा। किसानों की आत्महत्या ही अगर रुकवानी है तो उनके लिए सही अपने को सॉल्यूशन देना होगा ना। वो सॉल्यूशन हमारे पास में कहाँ है? कांग्रेस के पास में कहाँ है? या अपने जो योगेंद्र यादव जी उनके पास में कहाँ है? ममता बनर्जी के पास में कहाँ है? मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कल तो सच्चाई से आपको रूबरू होना पड़ेगा ना। कल चल के लोग ये पूछेंगे ना, कुछ दिन चलेगा। मैं फिर आती हूँ आपके पास। अभी हमारे साथ विश्वास उटेंगी जी भी जुड़े हुए हैं, अर्थज्ञ हैं राजनीति के, और मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि जो संसद में आज का विषय है, संसद में इंडिया ही इंडिया, मतलब इंडिया भारी है, हावी हो रही है, उसके बारे में आप बताएं। और जिस तरीके से अभिषेक बैनर्जी ने अपने भाषण दिए, अखिलेश यादव ने, फिर अपने महुआ मोइत्रा जी ने, और कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से अपने भाषण दिए और तर्क रखे, उसके ऊपर आप जरा प्रकाश डालिए। जी विश्वास उटेंगी जी, आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आपने जो टाइटल दिया वो सही है कि इंडिया ही इंडिया, लेकिन ये पार्लियामेंट के अंदर है, और पार्लियामेंट के बाहर इंडिया के साथ जो ज्यादा लोग हैं वो इम्पोर्टेंट है, जो
मेरे पहले पूर्व वक्ता कह रहे थे कि लोगों ने इंडिया को जिताया है, तो बाहर जो प्रोग्राम होना चाहिए इंडिया के लिए और इंडिया गठबंधन का, वो कम है। लेकिन परफॉर्मेंस जो बजट के सेशन में इंडिया का है वो बेहतरीन है। जहां तक वो अभिषेक बनर्जी का आपने नाम लिया, उन्होंने जिस ढंग से इस देश के स्पीकर का काउंटर किया है वो लाजवाब था। एक बहुत बड़ा डेयरिंग बाज था। डर ये भी था कि चाहे ये स्पीकर इनको बाहर निकाल दे, लेकिन स्पीकर उनको बाहर नहीं निकाल सका और इन्होंने भी संयम से काम लिया और मुद्दे की बात की और अपनी ताकत भी दिखाई आर्ग्यूमेंट में। तो इसलिए इंडिया इंटेलिजेंटली काम कर रहा है, हारागिरी नहीं कर रहा है। यही बात आगे 4 जो स्टेट्स में इलेक्शंस है वहां पे भी इसी ढंग से एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि इस बार बीजेडी के लोग भी साथ थे। मैं समझता हूँ वाईएसआरबी के लोग भी साथ थे जो पार्लियामेंट के बाहर खड़े थे। तो एक टोटल यूनिटी थी। वो टोटल यूनिटी जो है वो आगे भी चलना बहुत जरूरी है। तब जाके हम ये कह सकते हैं कि अक्टूबर के बाद ये जो मोदी 3 गवर्नमेंट है ये गिर सकती है, ये गिरने की संभावना भी है। लेकिन बजट के बारे में अगर सोचा जाए तो बजट में बहुत सारे कैमोफ्लेजिंग है। मुद्दे तो सबके हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा जो है, जो खुद कांग्रेस कह रही है कि न्याय पत्र की कॉपी की गई है, तो सवाल कॉपी का नहीं है। सवाल मेरे हिसाब से एक कैमोफ्लेज किया गया है। मतलब बजट 46.66 लाख करोड़ का साइज ऑफ द बजट है, उसमें से चाइना से ट्रेड पार्टनर ज्यादा ये हो जाएगा। जैसे पूर्व वक्ता ने कहा, ऑलरेडी अदानी ये चाइना का पार्टनर ही है। यहाँ के मोदी और अदानी ये चाइना के ही पार्टनर है। गलवान के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ट्रेड के बारे में डेफिसिट होते हुए भी इनका ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना बनने वाला है। लेकिन यहाँ पे और कुछ प्रॉब्लम होने वाले हैं। वो ऐसे कि बाइडेन की अभी दोस्ती नहीं होगी, क्योंकि वो वहां पे और कोई कैंडिडेट होगा। अमेरिका से ये दुश्मनी नहीं कर रहे, लेकिन दुश्मन तो अपने आप बन जाएगा। यहाँ से रशिया से दोस्ती कर रहे हैं, चाइना से दोस्ती कर रहे हैं, और आज के तारीख में अमेरिका इज द लार्जेस्ट पार्टनर इन द ट्रेड। तो सवाल ये आएगा कुछ महीनों के बाद, रशिया एंड चाइना विल बी द बिगर पार्टनर्स इन द ट्रेड, और उनके सभी जो इंपोर्ट आइटम है वहां पे सारे इंपोर्ट ड्यूटी को हमने इतना घटा दिया है और ट्रेड इतना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें फायदा सिर्फ चंद पूंजीपतियों का है, और वो फिर से मैं कहता हूं, अदानी नंबर 1 ही रहेगा, अंबानी नंबर 2 रहेगा। इस तरीके से पूरा 46.66 लाख करोड़ का बजट एक्सपेंडिचर साइड जो है वो 2 ही पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है। नाम लिया गया हो किसी किसान का या किसी मजदूर का या और किसी का लिया हो, महिलाओं का, लेकिन बनाया गया तो वही है, मॉनिटर भी वही करेंगे। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा मामला इंडिया अलायंस के लोगों को लोगों में जाके समझाना होगा, क्योंकि ये बजट है ना, ये दिखने में इतना आसान लगता है, लेकिन इसका एजेंडा कॉपी भी कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एक फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया हावी तो हो गया है डिबेट में, लेकिन आर्ग्यूमेंट जो है कि हम एक अप्रेंटिस या स्टाइपेंड देंगे 4,000 रुपए की 500 कंपनियों में, ये नामुमकिन है। क्योंकि जो कंपनियां हैं वो अप्रेंटिस नहीं चाहती है, वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में लोगों को लेती है, तो 4,000 रुपए कौन लेगा। लेकिन 4,000 की एक प्रोविजन कर दी गई है इस बजट में। इसका मतलब ये हुआ ट्रेजरी से ट्रांसफर होगा पैसा कारपोरेट के पास। खर्चा होगा या नहीं वो बात अलग है, मनी विल बी साइफन्ड आउट, बट बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो चाइना के धरती पर चाइना के मदद से इंडिया में बनेगा, और अलायंस पार्टनर होगा मोदी एंड अदानी। इसलिए हिंडनबर्ग को याद रखो, और ऑलरेडी अदानी के 10 कंपनियों में जो पार्टनर है, जो गुजरात में पिछले 20 साल से है, वो अदानी, उसमें एक चाइनीज आदमी है, वो करीब करीब 70% पार्टनर है। और आज के तारीख में इस साल में जो पूरा बजट है वो इस तरीके से ढाया है कि चाइना विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल एंड दीज 2 कॉर्पोरेट्स विल बी मोस्ट बेनिफिशियल। पॉलिटिकली हम आगे गए हैं, लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स पे वही पॉलिसी है जो पिछले 10 साल से चलती आई है। ये इंडिया अलायंस को सीखना पड़ेगा। इसको काउंटर करने के लिए हमारे मजदूर,
हमारे किसान, हमारे मध्यम वर्ग, हमारे पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय क्या करते हैं, कुछ करते हैं कि नहीं, ये सवाल आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास जी। अब हमारे साथ अरुण कुमार त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक है। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि लोकसभा में जिस तरीके से बनर्जी जो है, उन्होंने, अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भी अगर आपने ममता बनर्जी का नाम लिया है तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो हमारे नए सांसद चुन के आए हैं वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं और सभी नीति नियमों को समझते हैं। और इसका जो ओम बिरला जी है, उन्होंने उसका क्या निकाल किया या क्या तोड़ किया या किस तरीके से उसको उस मुद्दे को उन्होंने संभाला, उसके बारे में आप कुछ बताइएगा अरुण कुमार त्रिपाठी जी। जी अरुण कुमार जी, मुझे बहुत उम्मीद भी है और मुझे बहुत सारी निराशाएं भी हैं। मुझे इंडिया अलायंस की सीमाएं भी दिखाई पड़ती हैं और उनका जो परफॉर्मेंस है उसकी तारीफ भी हम लोग कर सकते हैं। तो एक जो बड़ी चीज है जिसके बारे में विश्वास जी भी कह रहे थे और भी जो है मुझे लगता है खालिद साहब ने भी संकेत किया, दो चीजें जो ध्यान देने की है। इंडिया अलायंस जिस फाउंडेशन पे खड़ा होना चाहता है, एक तो डेमोक्रेसी कोई अपने आप में कोई सॉलिड चीज नहीं है, वो एक बनती बिगड़ती हुई चीज है। वो एक जो है फॉर्म होती रहती है, उसके वैल्यूज इस्टेब्लिश होते रहते हैं और कभी कमजोर पड़ते रहते हैं। उसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है, उसके बिना जो है कोई चीज बनती नहीं है। तो जो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती हुई बीजेपी की सीटें घटने से दिखाई पड़ती है, कई बार आशंकाएं पैदा होती हैं कि वो उतनी मजबूती से इस्टेब्लिश नहीं हो रही है जितनी मजबूती से होनी चाहिए थी, क्योंकि मोदी का व्यवहार और भी सरकार का व्यवहार, उसमें कोई बहुत फंडामेंटल चेंज हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है। जिसलिए हम लोग इंडिया अलायंस, इंडिया कह रहे हैं, जो आपके जो है वो इस शो का जो शीर्षक है, इस शो का जो कैच वर्ड है वो हर तरफ इंडिया इंडिया। तो जिस इंडिया को लेकर के जो है इंडी कहा जा रहा था और जिस इंडिया को लेकर के बहुत अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल मीडिया और सारे लोग कर रहे थे, कम से कम उसके प्रति अब एक सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। ये भी एक बड़ी चीज हुई है और उसके परफॉर्मेंस से, उसके कोहेरेंस से वो चीजें आई हैं। और उसने एक मैसेज भी दिया है कि इस देश में जो संघ और बीजेपी की जो पोलराइजिंग पॉलिटिक्स है, जो नफरत की राजनीति है, उसके विरुद्ध भारतीय जो समाज है वो समाज स्टैंड ले सकता है, खड़ा हो सकता है, उसका प्रतिवाद कर सकता है, प्रतिरोध कर सकता है। तो ये मैसेज गया है। लेकिन उन्होंने इस चीज को बंद नहीं किया है। जो उनकी योजनाएं हैं, उनकी योजनाएं जो है वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की हैं। उन योजनाओं पर वो काम कर रहे हैं। उनकी योजनाएं भारत को कारपोरेट के हाथों में देने की है, इंडिया की इकोनॉमी को, उसमें भी वो बहुत पीछे नहीं है, उसमें वो निरंतर काम कर रहे हैं। अगर इंडिया अलायंस के लोग अंबानी के बेटे की शादी में इस तरह से टूट न पड़ते तो मुझे कुछ ज्यादा खुशी होती, ज्यादा विश्वास होता कि ये इंडिया अलायंस जो कारपोरेट डोमिनेंस है उससे फाइट करेगा। कारपोरेट के शिकंजे में, कारपोरेट से अच्छे संबंध बनाने के लिए अगर ममता बनर्जी से लेकर के अखिलेश यादव तक लालायित है तो हमें थोड़ा संकोच होता है कि ये उस कारपोरेट स्ट्रेटजी, उस कारपोरेट पॉलिसीज, कारपोरेट को फेवर करने वाली लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज के विरुद्ध स्टैंड लेंगे। इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर खतरे में आया है तो सोढ़ी जी जानते हैं, हमारे सिद्धू जी जो रेलवे यूनियन के जो है वो सेक्रेटरी हैं, वो तमाम लोग, हम लोग चर्चा करते हैं। ये पूरा लिबरलाइजेशन की जो 30 साल की प्रक्रिया है उसने ग्रेजुअली हमारी डेमोक्रेसी को जो है वो कमजोर किया है। हमारी डेमोक्रेसी के छीनने के पीछे ये बड़ी बात है, उसको जरूर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर वो उसने निरंतर जो है इनइक्वालिटी को बढ़ाया है और उस इनइक्वालिटी के डिफेंडर्स जो है इस सरकार में बैठे हुए हैं, वो निरंतर डिफेंड कर रहे हैं कि ये तो जो है वो जॉर्ज सोरोस के इशारे पे हो रहा है और ये इनइक्वालिटी तो दुनिया में चलती ही है, इसके खिलाफ क्यों लोग बोल रहे हैं। उस इनइक्वालिटी के नाते जो है वो इंडियन डेमोक्रेसी वीकन हुई है। आपने अपने पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगा रखी है। उन्होंने जब संविधान अडॉप्ट हुआ था तो बहुत साफ शब्दों में कहा था कि आज से हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाने जा रहे हैं, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत होगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि भारतीय समाज में ना सोशल डेमोक्रेसी है ना इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। अगर उस सोशल डेमोक्रेसी को हम नहीं स्टेब्लिश करेंगे, अगर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को हम नहीं स्टेब्लिश करेंगे तो आप जान लीजिए कि डेमोक्रेसी
इस तरह के तानाशाह आते रहेंगे, डेमोक्रेसी खतरे में रहेगी। कारपोरेट के पैसे से ये लोग चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, उनके बेटे की शादी में पूरा देश का राजनेता टूट पड़ेगा, पूरे देश के फिल्म स्टार टूट पड़ेंगे, पूरे देश का मीडिया टूट पड़ेगा। तो ये जो दशा है कारपोरेट के आगे पिछ जाने की, मुझे लगता है कि जो है और फिजूल खर्ची पर इस समाज में कोई बहस ही नहीं है। इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी विफलता बहस कर रहे हो, कितनी बड़ी फिजूल खर्ची पर इस समाज में कोई चेतना ही नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सारे जो इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो संविधान की प्रतियां लहरा रहे हैं और संविधान के मूल्यों की रक्षा की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही एक तरह से खुश करने वाली और बहुत ही आश्वस्त करने वाली प्रक्रिया है। कांवड़ के रास्ते में तमाम लोगों ने उन जिन ठेलों पर ठेले के दुकानदारों के, रेहड़ी पटरी वालों के नाम लिखे जा रहे थे, वहां लोगों ने संविधान के प्रियम्बल्स लगाए। ये भी बहुत अच्छी बात है, ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन अब जो है संविधान के प्रियम्बल से आगे बढ़ करके, संविधान की प्रतियां लहराने से आगे बढ़ करके, संविधान में जो बुनियादी मूल्य है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको हमको एम्फेसाइज करना पड़ेगा इस सोसाइटी में उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मेरा मानना है, तमाम विद्वानों ने भी कहा है, हाँ 1 मिनट में बात अपनी पूरी करूंगा। जो तमाम विद्वानों ने भी, अम्बेडकर ने भी कहा है, जैसे लोगों ने भी कहा, जो हिस्टोरियन है, 2 बेसिक पर्पज है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के। एक तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन और दूसरा सोशल रिवोल्यूशन। अगर आप सोशल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का एजेंडा राष्ट्रवाद के बहाने बीजेपी ने थाम रखा है, तो उसको हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट कर रहे हैं और दिशा में कन्वर्ट कर रहे हैं। इंडिया अलायंस का दायित्व है कि जो सोशल रिवोल्यूशन है, जो कास्ट के लेवल पर, रिलीजन के लेवल पर जो एक तरह से डिफरेंशिएशन है, तो भेदभाव, अगर आप उसको मिटाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, अगर आप इकोनॉमिक इक्वलिटी के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तो चीजें मुश्किल होंगी। और इस बजट से जो उम्मीदें थी, इस बजट में ये कांग्रेस के लोगों का, कुछ लोगों कहते ना ये तो हमारे ही सोशल जस्टिस के एजेंडा से कट पेस्ट करके ले गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग जो है वो नहीं ले जा पाए हैं और वो राहुल गांधी का एजेंडा डिफरेंट था। और आज वही लोग महसूस भी कर रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और सारा जॉब क्रिएशन का जिम्मा उन्होंने, विश्वास साहब ने सही कहा कि प्राइवेट सेक्टर को दे रखा है। प्राइवेट सेक्टर तो जो है वो एक तो लोगों को बहुत अप्रेंटिस कराने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज ये है, प्राइवेट सेक्टर के बारे में वो बहुत विश्वास करने की बात करते हैं कि देश का उद्धार करेगा, आगे बढ़ के पहल करेगा, सारी चीजें। जिसके ऊपर आप ईडी, सीबीआई, आईटी के इतने छापे डालोगे, वो डरा रहेगा कि आगे बढ़ के काम करेगा। क्रोनी कैपिटलिज्म डेवलप होगा, रियल सेंस में कैपिटलिज्म भी नहीं डेवलप होगा। मार्केट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ये प्रिंसिपल है जो है मार्केट इकोनॉमी का। लेकिन मार्केट को मतलब आप लेवल प्लेइंग फील्ड दे ही नहीं रहे हो। तो ये सरकार एक बहुत अलग तरह से, और माफ कीजिएगा आप गुजरात की हैं, लेकिन एक गुजराती जो है वो पूरा फोकस है इस सरकार और इकोनॉमी पर डोमिनेट कर रहा है। हमारे सच्चिदानंद सिन्हा बहुत बड़े सोशलिस्ट थिंकर हैं, उनका कहना है इंटरनल कॉलोनाइजेशन, एक आंतरिक बात है। अरुण कुमार जी इस देश पर, इसको भी देखना चाहिए। उससे भी हमारे और वक्ता बाकी है। अरुण कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण कुमार जी, हमारे साथ निशिकांत महापात्रा जी उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख है, काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। तो मैं अब उनको इनवाइट करना चाहती हूँ, आप इस विषय के ऊपर चर्चा कीजिए। जी निशिकांत महापात्रा जी। आज के दिन में पार्लियामेंट में, लोकसभा में इंडिया गठबंधन का जो ताकत है, जिस तरह से मुद्दा उभर कर आई है, उसमें तो एक बहुत ही पॉजिटिव नैरेटिव बना है और इंडिया ही इंडिया दिख रहा है। राज्यसभा में एनडीए गठबंधन की ताकत घट चुका है और जो मेजॉरिटी में था वो अब नहीं। तो इस समय इंडिया गठबंधन के सामने जो इश्यूज है, जैसे अग्निवीर का इशू है, मणिपुर का इशू है, प्राइस राइज का इशू है, नीट एग्जाम का इशू है, यूपीएससी का इशू है, जुडिशियरी का भी इशू है। तो जब जब इशू पर बात होता है, लोगों की मुद्दे पर बात होता है, तो भारतीय जनता पार्टी पीछे हट जाता है, क्योंकि उनको चाहिए हिंदू मुस्लिम की बात चाहिए, उनको चाहिए इमोशनल बातें चाहिए, कावड़िया के रास्ते पे नाम चाहिए। तो जिस तरह का राजनीति
भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए गठबंधन करना चाहता है उसके विपरीत अगर परिस्थिति बनता है और मुद्दे उभर कर आता है तो इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे से अब इश्यूज के आधार पर अपने आप को मजबूत बना रहा है। लेकिन जिस तरह से मुझे बहुत खुशी है, सोधी जी तो पूरा मतलब जिस तरह से सारे एलिमेंट्स पर बात रखे, तो उससे एक चीज है कि पार्लियामेंट के अंदर आपका परफॉर्मेंस, आपका जो डिबेटिंग स्किल, आपका जो इश्यू रेज करने का क्षमता बहुत अच्छा बना है। लेकिन बाहर अगर देखा जाए तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन को जनता का समर्थन मिला, लेकिन अब जनता का बीच जाने का जरूरत है, वो काम नहीं हुआ है। सारे अपने अपने रास्ते पे है और ये मान के चलिए कि भाई ये घायल शेर है, भारतीय जनता पार्टी एक घायल शेर है और एनडीए गठबंधन का जो वोट शेयर है वो ज्यादा घटा नहीं है। तो इसलिए अगर सही में देश में जो संविधान के वैल्यूज को रक्षा करना है, देश में जो हमको सेकुलरिज्म को रक्षा करना है, भाईचारा को रक्षा करना है, तो उसके लिए जो राजनीति चाहिए, उसके लिए जो सांगठनिक काम चाहिए, उसके लिए जनता का अंदर जिस तरह से और पकड़ मजबूत करना चाहिए, वहां पे बहुत सारे सवालिया अभी भी है और उस पर ज्यादा काम नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि भाई इलेक्शन से पहले आपके पास पूरा जबरदस्त मुद्दा था कि संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, सेकुलरिज्म को बचाना है। जो मुद्दे उनका जो मंदिर का इशू रहा, जो डिविजिव इशू रहा, उस पर भारी पड़ा। लेकिन अब उसी मुद्दे को फिर अब जब आगे जाओगे तो मुद्दे को आपको भी बिनाना पड़ेगा, आपको भी मतलब एक लाइन तैयार करना पड़ेगा सारे पार्टीज को मिलकर। सिर्फ इलेक्शन, आप देखे होंगे पिछले इलेक्शन से बहुत कम टाइम पहले गठबंधन बना इंडिया का, क्योंकि उसके पहले तो सारे अपने अपना दिशा में थे। और इसीलिए इस बार एनडीए सरकार में आया। थोड़ा पहले अगर ये लोग संभल जाते, थोड़ा पहले अगर इनका अंदर वो आ जाता, मतलब तालमेल बैठ जाता, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में नहीं होता। उसी तरह इस बार अगर आगे की रणनीति पर तैयारी ना हो तो इंडिया का बात छोड़ दीजिए, ये बहुत ही खराब समय आने वाला है अगर हम लोग अभी से डटकर इसका मुकाबला नहीं करते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कॉर्पोरेट मनी और जिस तरह से उनका पावर, पुलिस पावर वो लोग दिखा रहे हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो और आपका आईटी हो, सारे जिस तरह से उनको मोबिलाइज कर रहे हैं और जिस तरह से अपना खेमाबंदी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत इश्यूज, बहुत सांगठनिक काम बाकी है। और इंडिया का जो नारा अभी हम लोग संसद में देख रहे हैं, आगे वो मजबूती से आए, देश में आए, इसके लिए मुझे लगता है काम बहुत ही बाकी है। और अभी ये तो शुरुआत है। मुझे लगता है अभी हम लोग क्वाइट प्रीमैच्योर होगा बोलना कि भाई ये जो संसद में इंडिया दिख रहा है वो रियलिटी में दिख रहा है, क्योंकि संसद में दांव पे चलता रहता है। मुद्दा अभी भारतीय जनता पार्टी का अगेंस्ट में बहुत सारे मुद्दा खड़ा हो गया है, तो हमको ये मुद्दा को लेके जनता के अंदर मजबूती से जाने से सारा भारत में इंडिया होना चाहिए। जी निशिकांत जी, अब हमारे साथ जितेंद्र सिंह सोढी जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आप जो कहना चाहते हैं अपनी बात रखिए। देखिए, ये मैं कहना चाह रहा था, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी ये बात कही कि ये जो रिजल्ट आया है हमारे लोकसभा चुनाव का, इसमें पार्टियों से ज्यादा जनता ने लड़ाई लड़ी और ये बात सच है। और इससे एक ये भी निष्कर्ष निकलता है कि आने वाली लड़ाई जो है वो भी जनता ही लड़ेगी,
क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों की एक सीमा है। हमने जैसे हमारे साथियों ने बोला कि जिस तरीके से शादियों में अभी इतनी वैभवपूर्ण शादी में सब लोग शामिल हो गए, इससे उनका एक लिमिटेशन पता चल रहा है। लेकिन जनता के मुद्दों के लिए जनता ही लड़ेगी और इसमें जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारी सिविल सोसाइटी है, इसकी आने वाले समय में बहुत बड़ी भूमिका है। हम आपको बताएं, हम जहां रहते हैं, हम लोग वहां पर कुछ वकील हैं, हमारे कुछ लेखक हैं और ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं। इन लोगों को लेके एक ग्रुप बनाया हमने और हम लोग एक प्रोग्राम बनाए हुए हैं। हम लोग जितने भी स्कूल कॉलेज हैं यहाँ पर, वहां जाकर हम लोग इस विषय पर रखते हैं कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, फिर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में जो हमारे क्रांतिकारी हैं, देश की आजादी में उनकी क्या भूमिका है, इसके ऊपर लगातार हम लोग लेक्चर देते हैं और उसमें कुछ स्लाइड्स भी बनाई है, फिल्म भी बनाई है। तो हमको एक मल्टी डायमेंशन काम करना पड़ेगा। यदि आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी और इंडिया अलायंस पर ही डिपेंड कर रहेंगे तो ये जंग कतई नहीं जीत सकते, ये साफ है। जी, अब अरुण कुमार त्रिपाठी जी कुछ कहना चाहते हैं। अरुण कुमार त्रिपाठी जी कुछ कहना चाहते हैं। जी मैं, हाँ जी मैंने अंबानी की बेटे की शादी का जिक्र किया, उसमें तमाम लोग गए, लेकिन एक जो है वो सिल्वर लाइनिंग ये है कि राहुल गांधी उसमें नहीं गए। और राहुल गांधी से जब पूछा गया कि आप क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि जो है जनता से सवाल कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप ही बताइए। तो फिर जो है वो जनता ने जब कुछ नहीं बताया तो उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं गया कि मैं आपका आदमी हूँ, उनका आदमी नहीं। तो ये जो उसमें और 2-3 लोग नहीं गए, उसमें विराट कोहली नहीं गए, लेफ्ट पार्टी के जितने चीफ मिनिस्टर नहीं गए। नहीं ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेफ्ट का तो मान के चला जाता है और उसका जिक्र भी होना चाहिए, लेकिन जो इस तरह की चीजों से एक दृढ़ता पूर्वक अपने को अलग रखते हैं, उनका भी उनका रेखांकन किया जाना चाहिए, उनका उल्लेख किया जाए, जो मुझसे छूट गया था। इसलिए मैंने कहा कि मैं भी थोड़ा जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद कांग्रेस की प्रवक्ता हूं। तो राहुल गांधी जी जो नहीं गए हैं, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया कि लोगों को एक संदेश दिया। नहीं तो क्या लगता है कि राहुल गांधी जी भी सिर्फ भाषणबाजी करते हैं। कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, जैसा कि मैं अक्सर मोदी जी के बारे में कहती हूँ। परंतु राहुल जी ने ना जाके पूरे देश को और एज ए नेता प्रतिपक्ष एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि अगर अदानी अंबानी के सामने हमारी जंग छिड़ी हुई है तो छिड़ी हुई है, और जंग वो इसलिए छेड़ के बैठे हैं क्योंकि वो प्रजा के जननायक है और वो प्रजा की आवाज उठा रहे हैं। और आज हम देखते हैं कि 18 लाख करोड़ रुपया जब भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार अदानी अंबानी जैसी कॉर्पोरेट ऑफ कर सकती है, तो गरीब किसानों के क्यों नहीं, गरीब रोजगार धंधा करने वाले छोटे व्यापारियों का क्यों नहीं, गरीब मध्यम वर्गीय जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन लेते हैं उनका क्यों नहीं, गरीब मध्यम वर्गीय जो अपना मकान लेने के लिए लोन लेते हैं उनका क्यों नहीं। तो इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी जी शादी में नहीं गई, बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही मैं अब इस चैट के इस बात के अंत में ये भी जोड़ना चाहूंगी कि जिस तरीके से पूरे देश ने देखा कि पैसे का जो नंगा नाच दिखाया गया है, मैं तो यही कहूंगी, ठीक है ऊपर वाला उनकी जोड़ी को सलामत रखे, हमें जोड़ी से कोई तकलीफ नहीं है, परंतु जो पैसे का छलावा दिखाया गया, छलक रहा था पैसा, हर कोने से छलक रहा था पैसा, इस तरह का पैसा भारत देश जैसे गरीब देश के अंदर जो दिखाया गया है वो बहुत ही मतलब दुखदाई है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ हमारे देश की 80 करोड़ जनता, यहाँ पर खुद मोदी जी उनको मुफ्त में राशन देते हैं, 80 करोड़ जनता मुफ्त में राशन लेती हो, और वहां पे ये अदानी ने अंबानी ने जिस तरीके से अपनी शादी का जो दिखाया, जो किया, उससे दुख होता है। और आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में अब 2 तरह के लोग हैं, एक हैव स्पॉट और एक हैव्स। तो जो
मोदी जी है वो सब है